नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लासेस बाय साधना पांडे। आज आप कक्षा 11वीं की आरोह भाग 1 काव्यखंड पढ़ेंगे, जिसमें आपका नया अध्याय, नया चैप्टर नंबर 9, और इसका शीर्षक है सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक के जो कवि हैं वह पास हैं, अवतार सिंह संधू पास। और इन्होंने क्या इस सबसे खतरनाक नामक शीर्षक के बारे में बताया है, सबसे खतरनाक होता क्या है और क्या सबसे खतरनाक नहीं है, इस पाठ में उसका विधिवत वर्णन किया है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा परिचय हम अपने कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि का जो जीवन परिचय है, उनका जन्म स्थान, उनके जन्म के सन, तिथि और उनकी कुछ रचनाएं क्या क्या हैं। तो इनका जन्म हुआ है सन 1950 में तलवंडी नामक स्थान, जो गांव है सलेम गांव। तलवंडी में हमारे गुरु नानक, जो सिखों के पहले गुरु, उनका भी जन्म स्थल है। तो यह जिला जालंधर में पड़ता है, और यह जालंधर कहाँ पड़ता है बच्चों? पंजाब प्रांत में। तो हमारे कवि कहाँ के हैं? पंजाब के हैं, पंजाब के कवि हैं। तो इस तरह से हमारी पुस्तक में कहीं पंजाबी कवि हैं, तो कहीं कन्नड़ के हैं, तो कहीं आप पढ़ेंगे आगे निर्मला पुतुल जी को पढ़ेंगे, झारखंड प्रांत के हैं। तो अलग अलग प्रांतों के जो कवि साहित्यकार हैं, उनके भी बारे में हमें इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो पंजाबी कवि अवतार सिंह संधू हैं, इनका कुछ जो रचनाएं हैं ये पंजाबी में लिखा है और उसको अनुदित किया गया है। तो कह रहे हैं कि लौह कथा उदड़े बाजा मगर सांडे समिया बिच लड़ेंगे साथी, ये जो रचनाएं हैं ये पंजाबी में है। बीच का रास्ता नहीं होता लहू है कि तब भी गाता, ये उसका हिंदी अनुवाद किया गया है पंजाबी से। और इनकी मृत्यु बच्चों 1988 ईस्वी में हो गई है। इनको कह रहे हैं कि इनका जो पास जी का समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों में से एक कवि हैं, और ये मध्यम वर्गीय किसान परिवार से, पंजाब में खेती अधिक मात्रा में होती है, तो ये लोग जो है किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो शिक्षा पढ़ाई लिखाई थी वह कंटिन्यूस रेगुलर क्रमवार नहीं होने के कारण किसी तरह अनियमित ढंग से इन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। और यह जन आंदोलनों से भी जुड़े रहे, जो समाज में आंदोलन होते रहे, जो बुराइयां होती रहे, उसका इन्होंने विरोध किया और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया। और इनकी कविताओं में ही विद्रोह के कविताएं जो हैं वह देखने और पढ़ने को मिलती हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिक कविताएं हैं, जिनके लोक संस्कृति और परंपरा का भी गहरा बोध मिलता है। ये पास जन सामान्य घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह, बाहर लोगों की तरह सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि यह खुद उस क्रिया प्रतिक्रिया में व्यक्त रहते हुए, उसमें संलग्न रहते हुए, उनकी व्यथा, निराशा और जो उनके अंदर का गुस्सा है, वह उनकी इस कविता और रचना को पढ़ने से पता चलता है कि कितना ये इन सभी विकृतियों की जो विरोधाभास है, जो विडंबना है, उसका विरोध करते हैं और उसको किसी और माध्यम से नहीं बल्कि साहित्य के माध्यम से उसको उजागर करते हैं। पास के जनचेतना फैलाने के लिए अपने साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। सियाड़, हेमज्योत, हॉक, NT47 आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। यह पत्र पत्रिकाओं से भी जुड़े रहे एक संपादक के रूप में, और उनकी पत्रिकाएं जो अपने पढ़ा, कुछ समय तक ये अमेरिका में रहे, फॉरेन चले गए। अमेरिका में रहने के बाद में जब भारत आए तो इन्होंने हिंदी साहित्य से जुड़ करके अपने पंजाबी साहित्य में अपना योगदान दिया। तो यह कविता दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूर, नृशंस यानी लोगों के हिंसा की प्रवृत्ति अधिक बढ़ती जा रही है, लोगों का हृदय बिल्कुल कठोर होता जा रहा है, क्रूर और निर्दयी स्वभाव के लोग होते जा रहे हैं। तो इस तरह की दुनिया की विद्रूपताओं का चित्रण के साथ खौफनाक स्थिति, यानी आने वाला जो भविष्य, आने वाली जो समय है, वह अब कैसा और होगा, उसकी तरफ इन्होंने कविता के माध्यम से इशारा किया है। जहाँ प्रतिकूलताओं से जूझने का संकल्प क्षीण होते जा रहे हैं, संकल्प जो दृढ़ संकल्पी लोग थे वो विचलित हो जा रहे हैं, उनके अंदर भय व्याप्त हो जा रहा है, जिसके कारण हमारा समाज पतन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पथराई आंखों से तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि ऐसी पथराई हुई, यानी सब कुछ देखते हुए आंख पर पट्टी बांध देना या आंख से कुछ भी न देखना, इस पर वह सहमति व्यक्त नहीं करता है, उसका विरोध करता है। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है कि जहाँ आत्मा के सवाल बेमानी जाते हैं, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट
किसी का अब नहीं रह गया है, स्वाभिमान नहीं रह गया है, तो वह सारी चीज़ें बेकार साबित होती हैं। जो हमारे पुराणों में, धर्मग्रंथों में महापुरुषों ने, जो ऋषियों महर्षियों ने बताया है, वह सारी बातें मिथक हो जाती हैं। तो जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास में मर जाने और बेहतर भविष्य के सपने में गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। हमारा शीर्षक है सबसे खतरनाक। चलिए आइए पढ़ते हैं सबसे खतरनाक क्या है और क्या नहीं है, इससे क्या कवि कहना चाहता है, देखते हैं। सबसे खतरनाक पहली पंक्ति है, मेहनत की लूट। कवि कह रहा है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमे से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होती। और क्या कहते हैं कि कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं है। क्या सबसे खतरनाक नहीं है, यह हम पढ़ेंगे कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि क्या कहते हैं कि जो हम मेहनत परिश्रम करते हैं और उसको कोई अनायास ही आकर लूट लेता है, तो यह खतरनाक नहीं है। हम फिर मेहनत करेंगे और फिर हमारे पास अथाह संपदा आ जाएगी, तो यह खतरनाक स्थिति नहीं है। अब किसी अपराध में हमें पकड़ लिया गया और पुलिस हमें गिरफ्तार कर ली, तो पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहते हैं कि पुलिस के मार हम पे पड़े, डंडे बरसाए जाए या हमें किसी प्रकार की सज़ा दी जाए, किसी अपराध के द्वारा, अपराध के कारण हमें जेल कारागार में डाल दिया जाए, तो यह स्थिति भी सामान्य है, होती रहती है, घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। इस पर यह आगे नियंत्रण में आ सकती है, कानून व्यवस्था की वजह से उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कहते हैं कि भ्रष्टाचार, करप्शन जो भी है, झूठ फरेब, गद्दारी, धोखेबाजी, यह भी खतरनाक नहीं, यह भी कोई बहुत भयावह स्थिति लाने वाली नहीं है। इस पर भी जहाँ कोई देखा जाता है, उन पर सख्त कार्रवाई किया जाती है। जब तक लोग बच सकते हैं तब तक बचे रहते हैं, अन्यथा जब कानून का पहरा पड़ता है तो सारी सबकी चालबाजी समाप्त हो जाती है। तो कवि क्या कहना है कि ये सारी स्थितियाँ खतरनाक नहीं होती हैं उनकी दृष्टि से। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। आपने कोई अपराध भी नहीं किया और आपको पकड़ लिया गया, तो यह बुरा है, यह अच्छी बात नहीं है। यानी जजमेंट होना चाहिए, दोषी को पकड़ना चाहिए, निर्दोषी को नहीं पकड़ना चाहिए। इस तरफ इशारा किया है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है बड़ी लचर है, यानी सबूत अगर ना मिला तो वह बेचारा निर्दोष भी फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये बुरी बात है। सहमे से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। सहम गए आप, डर के मारे, भय के मारे, आपने कुछ सही होते हुए भी उसको व्यक्त नहीं किया, बताया नहीं, तो इस तरह ये बातें बुरा है। आप जकड़ गए हैं, आप बंधन में बंध गए हैं, आप चुप हो गए हैं, मौन धारण कर लिए हैं, आपको अपनी जान प्यारा है, अपने बच्चे, अपने परिवार, तो इस तरह से आप असत्य को बढ़ावा दे रहे हैं, तो पर सबसे खतरनाक नहीं है। ये स्थिति भी सबसे खतरनाक नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि अगली पंक्तियां, कपट के शोर में सही होते हुए दब जाना बुरा तो है। कवि का कहना है कि कपट, जहाँ साम्राज्य ही हो छल कपट प्रपंच का, और आप सत्य बोल रहे हैं, आपके सत्य की कोई सुनवाई नहीं है, तो शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो ये बुरा है। आपके सत्य की पहचान और सत्य की मांग होनी चाहिए, सत्य को आदर और सम्मान मिलना चाहिए, जो कि ऐसा समाज में नहीं है। जो सत्य बोलता है उसको बेवकूफ़ साबित किया जाता है, पागल घोषित कर दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि कपट के शोर में, यानी शोर चारों तरफ चित्कार हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, झूठ का बोलबाला है, झूठ ही झूठ बोला जा रहा है, कपटी स्वभाव के लोग हो गए हैं, तो इस तरह के बीच में रह करके व्यक्ति सत्य के मार्ग पर कब तक चलेगा, उसका भी हौसला पस्त हो जाएगा। लेकिन यह व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से डटा रहे और अपने जो शब्द हैं, जो अपनी दृढ़ शक्ति है, उस पर कितना वह मजबूत और अडिग रहता है। लेकिन कहते हैं कि यह बुरा है लेकिन खतरनाक नहीं है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। जुगनू की लौ का मतलब कम रोशनी में पढ़ना, यानी जहाँ कम ज्ञानी लोग होते हैं, वह अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी बातें हैं, वह कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहकर आप उनको सही ज्ञान का उपदेश नहीं दे सकते हैं, तो बुरी बात है। ज्ञानी को सम्मान मिलना चाहिए। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना तो बुरा है। आप
पढ़ रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। आप सब कुछ जान रहे हैं, आपको क्रोध आ रहा है और क्रोध पर आप नियंत्रण क्यों हैं, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मुट्ठी भींच करके रह जा रहे हैं, आप कोई उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, आप विवश हैं, लाचार हैं, यह भी बुरा है, सबसे खतरनाक नहीं है। कवि का कहना है कि ये सारी स्थितियाँ बुरी हैं, खराब हैं, अच्छी नहीं हैं, लेकिन खतरनाक नहीं है, भयावह नहीं है, जो आने वाले भविष्य में भयानक आपत्ति विपत्ति लाने वाली ऐसी स्थिति नहीं है। इसको सामान्य तरीके से समझाया सुलझाया जा सकता है। सबसे खतरनाक होता है क्या, आगे बताया, खतरनाक ऊपर की पंक्ति में बताया कि नहीं है, लेकिन है क्या। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी हुई होती है। तो इतने का पहले हम पढ़ते हैं कि सबसे खतरनाक क्या क्या है। सबसे खतरनाक वह स्थिति होती है कवि के अनुसार मुर्दा शांति से भर जाना। मुर्दा कौन, निर्जीव, जिसके अंदर श्वसन क्रिया न होती हो ना। निर्जीव व्यक्ति जो है वह शांत पड़ जाता है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई हलचल, कोई क्रिया प्रतिक्रिया, कुछ भी नहीं होता है, तो व्यक्ति जिंदा है लेकिन वह मरे के समान है। यह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। मुर्दा नहीं बन के रहना है, न होना तड़प सब सहन कर जाना। उसके अंदर तड़प ही नहीं है, बेचैनी नहीं है, व्याकुलता नहीं है, अपनी इस अत्याचार अन्याय को सिर्फ चुप मार के वह सहन कर रहा है, उसका प्रतिरोध नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। यह स्थिति सबसे खतरनाक है समाज के लिए, देश के लिए और हम सभी भारतवासियों के लिए। ये जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उसको अपने शब्दों के द्वारा हमारे तक प्रस्तुत किया है कि हम युवा पीढ़ी आगे चलकर इसका विरोध कर सकें, इतनी सामर्थ्य जुटा सकें कि इन अत्याचारियों और अन्यायों का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को कैसे समर्थवान बना सकें, कैसे सक्षम बना सकें, अपना आत्मबल कैसे मजबूत कर सकें, अपना स्वाभिमान कैसे मजबूत कर सकें, ये सारी बातें हमें यहाँ से पढ़ने और सीखने को मिलती हैं कि स्थितियाँ कोई भी हो, हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। न होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, और क्या, घर से निकलना काम पर, डेली रूटीन, प्रतिदिन की दिनचर्या, हम अपने में जी खा रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं, और काम से लौटकर घर आना, बस अपने तक सीमित है। अपना जो सुबह उठे, अपने ड्यूटी, अपने काम, अपने कार्यालय, अपने ऑफिस गए और वहाँ से फिर सीधे घर चले आए। यह स्थिति सबसे खतरनाक है। लोग समाज में, आसपास में, पड़ोस में क्या हो रहा है हमको उससे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। यह स्थिति क्या है, यह स्थिति सबसे खतरनाक है। यह जबकि हमारे समाज में ऐसी ही व्यवस्था है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे गांव की बिटिया, पूरे गांव की बिटिया, आज हमारे बगल की बेटी है, उसके साथ कोई भी कोई व्यवहार कर रहा है, हमको कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं, मुझसे क्या मतलब, मेरी थोड़ी, और नहीं तो हम ही उसमें और बढ़ावा देंगे, दो चार आलोचना प्रतिलोचना करने लगेंगे। पड़ोस में कोई बीमार है, पड़ोस में किसी का क्या हुआ है, पड़ोस के बगल का क्या एड्रेस है, नाम पता, हम अपने तक सीमित रह गए हैं। यह स्थिति कवि ने दर्शाया है कि हम सिर्फ स्वजीवी हो गए, अपने आप पर, अपने लिए हम जी रहे हैं। हम समाज को क्या दे रहे हैं, समाज के लिए क्या हमको हमारा कर्तव्य है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। तो और काम से लौटकर घर आना, यह सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना। हमारा सपना ही नहीं है तो जीवन का अर्थ क्या है। सपने होने चाहिए। सपने कौन देखता है, जो जीवित है, जो जिंदा है, जो मनुष्य है। निर्जीव और मृतक क्या देखेगा। तो सपने बुनना, भविष्य को संवारना, भविष्य के लिए कुछ करना और अब नई नई बातों को सोचना, यह मस्तिष्क दिया है ईश्वर ने, उसका उपयोग करना, उसका प्रयोग करना। तो सपनों को नहीं मरने देना है। कवि का कहना है, संदेश है कि हमें सपनों को मरने नहीं देना है। नई ताजगी, नई ऊर्जा, नए जोश खरोश के साथ हम अपने सकारात्मक विचार लेकर के, सकारात्मक सोच लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये स्थितियां अगर हैं तो सबसे खतरनाक हैं। यदि हम इस तरह के अपने सपनों को मार कर जीते हैं तो हमारा जीना नहीं कहलाता है। आगे कहते हैं, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी हुई।
घड़ी को बताया सबसे खतरनाक। घड़ी मैंने समय का सूचक है, समय बताने का कार्य करता है, सुबह शाम दोपहर रात। तो सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी, आप कौन, हम मनुष्यों की, हम समाज में रहने वाले सामाजिक प्राणी की कलाई पर चलती हुई भी चल रही है घड़ी, लेकिन हमको लग रहा है कि हमारी घड़ी क्या है, वह रुक गई है। समय कभी रुकता नहीं, जो समय चल रहा है वो चलता चला जाएगा, समय चलायमान है ना। जो समय बीत गया वो वापस पुनः नहीं आएगा। तो इस तरह से कहा गया कि आपकी निगाह में रुकी हुई होती है, आपको लगता है कि अरे अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय कब कहाँ समाप्त हो जाए यही किसी को पता नहीं है। आज चलते चलते हमारे शरीर से प्राण पखेरु निकल गए तो आज हमारा सारा सपना, सारा कार्य सब यहीं रुक जाएगा। इसलिए कहते हैं कि समय रहते अपने आप को सचेत करो, अपने आप को तैयार करो, समय से पहले अपने आप को तैयार करते हुए उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को पूरा करो, जिससे हमारा समाज, हमारा देश उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त हो, अपना उन्नति करे, प्रगति करे और हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। जो समय के साथ नहीं चला, समय उसका साथ नहीं दिया। टाइम इज़ अ मनी, समय बहुत ही बहुमूल्य है। यह है घड़ी के संकेत के माध्यम से कवि हमें ये बता रहा है कि समय का ध्यान हमें देना है। पता चला कि हम कब हमें सोना है, कब हमें जागना है, कब अपने कार्यशाला में जाना है, कब अपनी ऑफिस में जाना है, कब हमें खेतों में काम करना है, खेतों में कब पानी देना है, कब सिंचाई, निराई, गुड़ाई, कब बीज, कब। तो हम जब समय पर नहीं तैयार रहेंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ और बेकार हो जाएगा और जो उपलब्धि हमें हासिल करनी होगी वो हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमें हमेशा समय का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यदि नहीं रखते हैं तो वह आने वाले जीवन में, आने वाले भविष्य में वो हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है और ये स्थिति सबसे खतरनाक हो सकती है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, आँख को संकेत किया है। आँख सबसे खतरनाक है, किस मामले में, किस तरह से, तो बताया कि सब कुछ देखती हुई जमी बर्फ होती है। आँख का पानी जमकर बर्फ हो गया है, अर्थात आँख से अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात हम सब कुछ देख रहे हैं लेकिन देख करके हम अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं या कुछ भी नहीं देखते। यह स्थिति सबसे खतरनाक होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। निगाह में प्रेम का भाव ही नहीं रह गया है। प्रेम और सौहार्द और भाईचारे का जो भाव होना चाहिए वो हमारे अंदर से बिल्कुल जो कटुता और वैमनस्यता और जो नफ़रत के भाव भर गए हैं, वह भाव, प्रेम के भाव हमारे अंदर नहीं रह गए। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का उपकार करना, एक दूसरे के प्रति कुछ भी उनके लिए सहयोग करने की भावना समाप्त होती जा रही है हमारे समाज से। तो इस तरफ संकेत किया है कि दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल गए। प्यार से गले लगाना ऐसा अब असंभव सा दिखाई देता है। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। अंधेपन यानी चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। वो भाप पर ढुलक जाती है यानी आंसू मर गए हैं, कहीं आती हैं तो भाप बन करके उड़ जाती हैं, उनका कहीं कोई महत्व नहीं रह गया है। जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराह के उलटफेर में खो जाती है। वह आँख को संकेत किया। आँख क्या करती है, रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई, वही रोज़ प्रतिदिन का वही डेली रूटीन, वही काम करना, वही खाना, वही सोना, वही अपने तक। बस महान बनना है तो हमें दूसरों के लिए कुछ करना पड़ेगा। जितने महान हमारे दार्शनिक हुए हैं, हमारे सामाजिक जो समाज सेवी हुए हैं, जो हमारे देश के उन्नति के लिए आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपने के बारे में कम सोचा है, लोगों के बारे में अधिक सोचा है, त्याग किया है, तपस्या किया है, तब जाकर के वह इतिहास के पन्नों में उनको आज हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि यह जो एक लक्ष्यहीन दुराह की उलटफेर में खो जाती है, वह आँख जो बिना लक्ष्य के उलटफेर में, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस जीवन मिला है, जियो, खाओ, सो, मर जाओ, काम खत्म। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है पर आपकी आंखों को मिर्ची की तरह नहीं गड़ता। कवि आगे क्या कह रहे हैं, चांद को बताया। चांद यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग, राजनेता, विद्वान सबके लिए यहाँ पर संबोधन किया है कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो चांद पूर्णिमा का चांद होता है, जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों पर चढ़ता है। हत्याकांड किसी के घर का, परिवार का सदस्य, कोई मृत्यु, उसकी हत्या कर दी गई है और वहाँ पर चारों तरफ वीरानगी है, सियापा छाया हुआ है, शोकाकुल वातावरण है, उसमें वह
आता है। कौन? वह चांद आता है। वह चांद कौन? वह राजनेता, वह विद्वत समाज, वह ज्ञानी, वह विद्वान, और उसको ढांढस बधाता है, तमाम प्रकार के प्रलोभन देता है और कहता है उसके बावजूद भी हम उसको सम्मान देते हैं। वह हमें मिर्ची की तरह गढ़ना चाहिए, हमें उसको देखना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसको बड़े प्यार से, आदर सत्कार से बैठाते हैं और उसके द्वारा जो प्रलोभन दिया जाता है वह हम स्वीकार कर लेते हैं। जबकि कवि के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। वह हमें जिस तरह आँख में मिर्ची गड़ती है और हमें देखने में परेशानी होती है, उसी तरह यह एक मिर्ची के समान है, इन्हें हमें देखना नहीं चाहिए। यह कवि का संकेत है कि इस तरह के जो कार्य कराते हैं राजनेता अपनी कुर्सी को पाने के लिए, तमाम प्रकार के ऐसे निर्दोष और निरपराध लोगों पर भी अपना अत्याचार और अन्याय और उनकी हत्या करने में भी उनको जरा सा भी संकोच नहीं होता है। तो यह स्थिति बड़ी खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडों की तरह करता है। कवि कहते हैं कि आगे इस प्रकरण को बढ़ाते हुए आगे क्या क्या खतरनाक हो सकता है। तो गीत को बताया है, अभी चांद को बताया, अभी गीत को बताया। वह गीत जो शोक से भरे हुए गीत हैं, दुख से भरे हुए गीत हैं, जिसमें कोई उत्साह नहीं, कोई रोमांच नहीं, कोई रस नहीं, बिल्कुल नीरस, उदास। तो वह गीत आपके कानों तक पहुंचते हैं। वह गीत कौन से हैं? मरसिए। मरसिए का तात्पर्य होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह मातम वाले शोक से भरे हुए, दुख से भरे हुए वह गीत हैं। और यह लोगों को बढ़ावा देते हैं जो आतंकित हैं, जो आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर, जो भय से कांप रहे हैं, उनके आतंक से, उनके खौफ से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो उनके दरवाज़ों पर आते हैं, जो गुंडों की तरह अकड़ते हैं, जो माफिया डॉन होते हैं, जो बहुत बड़े अपराधी वर्ग के हैं, उनको हमारा प्रशासन कोई उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करता है, जिसके कारण वह खुलेआम अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं और खुलेआम अपने मनमानी करते हैं और निरपराध पर अपना अत्याचार फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं और हमारे ऊपर आकर अकड़ करते हैं। और हम सिर्फ उनके आगे हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। हमारे अंदर की जो चेतना है वह मरी हुई सी है। यह हमारे लिए सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा इसके अंधेरे बंद दरवाजे और चौगाठों पर चिपक जाते हैं। कवि ने आगे क्या कहा कि वह रात कौन सी? वह रात सबसे खतरनाक होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती तात्पर्य कि जो जीवित है, जिसकी आत्मा जीवित है लेकिन वह मर चुकी है, जीवित होते हुए भी वह आत्मा मरे हुए के समान है, और जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ करते हैं गीदड़। उल्लू कौन? वही राजनेता, वही चापलूस, वही चाटुकार लोग, और उसी में उन्हीं की आवाज़ चारों तरफ गूंजती है। उस रात्रि के पहर में यह अपने कारनामे करते हैं और हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपक जाते हैं, जहाँ पर इनका साम्राज्य है, जो हमेशा से बंद रहते हैं, जिन पर इनका पुलिस प्रशासन या शासन या जो केंद्र शासित जो मंत्रिपरिषद इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, वो भी डरे सहमे से हैं। यह स्थिति हमारे लिए सबसे खतरा उत्पन्न कर सकती है। हमारे हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाठों पर चिपक जाते हैं, यानी उस स्थान को कभी छोड़ करके हटते नहीं हैं, और ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सबसे हानिकारक हैं, सबसे खतरा उत्पन्न करते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूर्य डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। कहते हैं कि वह दिशा, जो दिशा, कौन सी दिशा? जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। आत्मा रूपी जो सूरज है, सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है। तो वह दिशा जिसमें हमारी आत्मा डूब गई हो, मर गई हो, आत्मा का कोई सम्मान नहीं है, यानी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी तरफ इशारा किया है कवि ने कि वह डूब जाए यानी समाप्त हो जाए, तो वह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। जिस्म के पूरब में चुभ जाए यानी शरीर रूपी जो यह है उसमें कोई शीशा आकर चुभ जाए और बार बार आपको परेशान करे, चुभन पैदा करे, दर्द और पीड़ा दे। यह स्थिति मरे हुए शरीर में शीशे को चुभाया जाएगा तो वह उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन आपका शरीर मरा हुआ नहीं है, आप
उस स्थिति से समझौता कर बैठे हैं, उस पर आप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं, यही स्थिति, यही दिशा, यही बात हमारे लिए सबसे खतरा उत्पन्न कर सकती है। कवि का यह संकेत है। और फिर से कवि ने वही पहली लाइनें फिर से लिखने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि इतने के बावजूद भी ये सारी स्थितियाँ, वस्तु स्थितियाँ हमारे लिए अत्यंत भयानक हो सकती हैं, अत्यंत भयावह हो सकती हैं, लेकिन अभी हम समय रहते अगर सचेत नहीं हुए तो हमारा आने वाला समय बहुत ही कष्टकारी, बहुत ही दुखकारी होगा, दुखदायी होगा, जिसके लिए हमें सतर्क होना है, सचेत होना है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ से की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। अंत में पुनः वही पंक्तियाँ दोहराते हुए कवि कहते हैं कि मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि जो समाज में इस तरह की बुराइयाँ हैं उसका अस्तित्व ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, उस पर कोई भी कार्रवाई करके उसको वहाँ समाप्त किया जा सकता है। तो मेहनत की लूट को, मेहनत द्वारा कमाई हुई, परिश्रम द्वारा कमाई हुई जो हमारी धन संपत्ति है, यदि कोई लूट लेता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम सबसे खतरनाक स्थिति में नहीं मानते हैं। पुलिस की मार, अगर हमें कोई अपराध के द्वारा पुलिस हमें सज़ा दे रहा है, उसके डंडे हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, तो ये भी सबसे खतरनाक नहीं। कुछ देर के लिए वो मारेगा, फिर वो थक जाएगा और हट जाएगा। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक। गद्दारी से, लोभ से आप कितना अपना धन संग्रह कर सकते हैं, अपना करप्शन, भ्रष्टाचार और लोगों द्वारा धोखाधड़ी से धन इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ समय तक कर सकते हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो ये स्थितियां जो हैं वो खतरनाक, सबसे खतरनाक नहीं हो सकती हैं, लेकिन वह चांद, वह रात, वह दिशा, वह घड़ी, वह गीत, ये जो है ये सब हमारे समाज के लिए और हमारे स्वयं के लिए सबसे खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, सबसे खतरनाक हो सकती हैं। तो बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा जिसका नाम है सबसे खतरनाक, और कवि हमारे हैं पास जी। इन्होंने कितने ही मार्मिक ढंग से जो समाज के ज्वलंत घटनाएं हैं, जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, शासन प्रशासन की तरफ भी उन्होंने अपने शब्दों को पहुंचाने का प्रयास किया है कि आगे आने वाले भविष्य को हम अगर सचेतते नहीं हैं, देश हमारा उन्नति के मार्ग पर कैसे प्रशस्त होगा, इत्यादि बातें आज हम युवा पीढ़ी इस पर विचार करें, सोचें, समझें और फिर अपने देश के बारे में, अपने बारे में हम अध्ययन करें और जानें। तो इस तरह यह पाठ आपका समाप्त हुआ। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।